हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। लेखक हैं आर्नोल्ड बेनेट। चैप्टर 1 द डेली मिरेकल। रोज का चमत्कार हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आता है। सुबह होते ही जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें 24 घंटे का खजाना मिलता है, न ज्यादा न कम। ये समय अमीर और गरीब, राजा और रंक सभी को बराबर मात्रा में मिलता है। कोई भी इसे जमा नहीं कर सकता, न उधार ले सकता है और न ही भविष्य के लिए बचा सकता है। यही इसकी खूबसूरती और चुनौती है। लेखक कहते हैं कि लोग पैसों की कद्र करते हैं लेकिन समय की नहीं, जबकि समय पैसा कमाने से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान है। पैसे की चोरी हो जाए तो हम पुलिस बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा समय खराब कर दे तो हम मुस्कुराकर सह जाते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा। हम दिन भर बहुत सी चीजों में व्यस्त रहते हैं, बिना यह सोचे कि जो कर रहे हैं वो वाकई जरूरी भी है या नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें यह महसूस कराते हैं कि हर दिन, हर सुबह एक दैनिक चमत्कार है। हमें हर सुबह यह मौका मिलता है कि हम अपने जीवन को नया आकार दें, कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर करें। इसलिए दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करनी चाहिए कि आज के 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती 24 घंटे हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, समय की कद्र करना शुरू करो, क्योंकि यही असली पूंजी है जिससे आप अपना जीवन गढ़ते हो। चैप्टर 2 द डिजायर टू इम्प्रूव। सुधारने की इच्छा। बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है और उसमें सुधार की जरूरत है। वे चाहते हैं कि वे अधिक पढ़ें, कुछ नया सीखें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, लेकिन ये सब सोचकर भी वे कुछ कर नहीं पाते। लेखक बताते हैं कि सुधार की यात्रा की शुरुआत एक गहरी, सच्ची इच्छा से होती है। केवल हल्की फुल्की चाहत या थोड़ी प्रेरणा से कुछ नहीं होता। आपको अपने भीतर एक ठोस निर्णय लेना होगा कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को संवारना है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सुधार की यह चाहत केवल एक बार की प्रेरणा न बनकर एक निरंतर भावना बननी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे अक्सर यह महसूस नहीं करते कि समय उनके पास है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पा रहे। सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को लौटने के बाद भी हमारे पास काफी समय होता है जिसे सही दिशा में लगाया जा सकता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि सुधार की इच्छा तभी कारगर होती है जब वह एक्शन में बदले। सिर्फ सोचने और चाहने से बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए आपको खुद को नई आदतों में ढालना होता है। यह अध्याय एक सवाल उठाता है, क्या आप सच में अपने समय से कुछ और करना चाहते हैं? अगर हां, तो यही सुधार की यात्रा की शुरुआत है। आपका पहला कदम यही स्वीकार करना है कि आप बेहतर कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं। यह सोच ही आपके अंदर वह ऊर्जा जगा सकती है जिससे आप अपनी 24 घंटे की पूंजी को एक नया रूप दे सकें। चैप्टर 3 प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। शुरुआत से पहले सावधानी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने की ठान लेता है तो सबसे पहली गलती जो वह करता है वह यह कि वह बहुत तेजी से सब कुछ बदलना चाहता है। जैसे ही मन में सुधार की भावना जागती है, लोग तुरंत पूरी दिनचर्या बदलने का प्रयास करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब से हर मिनट का उपयोग करना है, हर पल पढ़ाई, ध्यान, आत्मविकास में लगाना है। लेखक हमें इस अध्याय में चेतावनी देते हैं कि यह तरीका नुकसानदायक हो सकता है। मनुष्य की आदतें धीरे धीरे बदलती हैं और अगर आप अचानक अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से उलटने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे या हतोत्साहित हो जाएंगे। लेखक सुझाते हैं कि आपको पहले अपने आप को समझना होगा, अपनी ऊर्जा, समय की उपलब्धता और मानसिक स्थिति को। सुधार के इस सफर में आपको धैर्य रखना होगा। एक साथ कई बदलाव करने की बजाय छोटे छोटे कदम लें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं तो एकदम से 2 घंटे का टाइम टेबल न बनाएं। शुरुआत 15-30 मिनट से करें। इसी तरह अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं या खुद से सोचने का अभ्यास करना चाहते हैं तो पहले कुछ मिनटों का ही लक्ष्य रखें। लेखक यह भी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन 100% परफॉर्म करें। कुछ दिन थकावट या मानसिक तनाव के कारण ढीले हो सकते हैं। इन दिनों को स्वीकार करें और खुद से कठोर न हों। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सुधार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर शुरुआत में ही आप अत्यधिक अपेक्षाएं रखेंगे तो निराशा होगी, लेकिन अगर आप सोच समझकर और संतुलित गति से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी और आपका समय वास्तव में आपके नियंत्रण में आ जाएगा। चैप्टर 4 द कॉज ऑफ द ट्रबल। परेशानी का कारण। लेखक
इस अध्याय में उस असली समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से लोग अपना समय बेहतर तरीके से नहीं जी पाते। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि हम पूरी तरह व्यस्त हैं। हमें ऐसा लगता है कि काम, दफ्तर, परिवार और जिम्मेदारियों के बाद हमारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है। असल परेशानी यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने समय को बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं। हम दिन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही बहा देते हैं, बिना किसी उद्देश्य या जागरूकता के। जैसे ही हम अपने काम से खाली होते हैं, हम मानसिक रूप से सुस्त हो जाते हैं। न हम अपने सोचने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, न ही अपनी आत्मा के पोषण के लिए कुछ करते हैं। लेखक इस मानसिक सुस्ती को ही असली परेशानी का कारण मानते हैं। हम काम के बाद अपने समय को आराम के नाम पर व्यर्थ कर देते हैं। टीवी देखना, इधर उधर की बातें करना, बिना उद्देश्य इंटरनेट या किताबें पलटना, यह सब समय की वास्तविक बर्बादी है। एक और बड़ी समस्या है अधूरी इच्छा और कमजोर संकल्प। कई बार हमारे अंदर सुधार की चाहत तो होती है, लेकिन उसे अमल में लाने का आत्मनियंत्रण नहीं होता। हम सोचते तो हैं कि हमें खुद पर काम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही दिन का काम खत्म होता है, हम थकावट का बहाना बना लेते हैं और बाकी समय ऐसे ही गंवा देते हैं। लेखक का तर्क साफ है, दिक्कत समय की नहीं, मानसिक जागरूकता और प्राथमिकता की है। अगर हम सच में चाहें तो काम के बाहर भी एक अदृश्य लेकिन अमूल्य समय हमारे पास होता है, जिसे हम आत्मविकास में लगा सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हम खुद अपनी आदतों और सोच के कारण समय की बर्बादी करते हैं। अगर इस असली परेशानी को पहचान लिया जाए तो समाधान की दिशा भी साफ हो जाती है। चैप्टर 5, टेनिस एंड द इमॉर्टल सोल, आत्मा और मनोरंजन। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण संतुलन की ओर ध्यान खींचते हैं, मनोरंजन और आत्मिक विकास के बीच। वे मानते हैं कि व्यस्त जीवन में थोड़ा आनंद लेना, खेल खेलना या किसी हल्की गतिविधि में हिस्सा लेना बिल्कुल गलत नहीं है। उदाहरण के तौर पर टेनिस खेलना या किसी अन्य खेल में भाग लेना न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अच्छा हो सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा सारा फ्री टाइम केवल मनोरंजन में ही खर्च होने लगता है और आत्मा यानी हमारी आंतरिक दुनिया पूरी तरह उपेक्षित रह जाती है। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति केवल शरीर या सामाजिक भूमिका से नहीं बनता, उसके भीतर एक आत्मा होती है जो सोचती है, महसूस करती है और गहराई में जीना चाहती है। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर इस आत्मिक हिस्से की अनदेखी करते हैं। काम के बाद जो भी समय मिलता है वह आराम, खेल या मनोरंजन में ही निकल जाता है, लेकिन आत्मा की कोई भूख नहीं मिटती। धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से थकने लगता है, क्योंकि उसने अपनी भीतर की दुनिया को कभी स्पर्श ही नहीं किया होता। लेखक इस बात को नहीं नकारते कि जीवन में हल्कापन और खुशी जरूरी है, लेकिन वे कहते हैं कि आत्मा को पूरी तरह भूखा रखकर केवल मनोरंजन करना एक तरह की आंतरिक दरिद्रता है। इंसान को समय का कुछ भाग उस चीज में लगाना चाहिए जो उसके विचारों को गहराई दे, आत्मा को सुकून दे, जैसे कि पढ़ना, चिंतन करना, कला से जुड़ना या जीवन पर सोच विचार करना। इस अध्याय का सार यह है कि संतुलन जरूरी है। आप टेनिस खेलिए, आराम कीजिए, लेकिन साथ ही आत्मा को भी पोषण दीजिए, क्योंकि अंत में वही आपको वास्तविक संतोष देगा, न कि सिर्फ तात्कालिक मजा या मनोरंजन। चैप्टर 6, रिमेंबर ह्यूमन नेचर, इंसानी स्वभाव को समझें। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं, इंसानी स्वभाव को समझना और स्वीकार करना। जब हम अपनी दिनचर्या बदलने की कोशिश करते हैं या कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो अक्सर हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम तुरंत बदल जाएंगे, हर दिन अनुशासित रहेंगे और अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लेंगे। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि यह सोचना गलत है। इंसानी स्वभाव जटिल और कमजोर होता है। मनुष्य की आदतें जल्दी नहीं बदलती। बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है और बीच में कई बार मन थकता है, हार मानता है या बहाने बनाने लगता है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने समय का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करें तो अपने स्वभाव को नजरअंदाज न करें। आपको यह समझना होगा कि आप कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और थक जाने वाला इंसान है। इसलिए अपने ऊपर कठोर मत बनिए। अगर आप किसी दिन योजना के अनुसार नहीं चल पाए तो खुद को दोषी ठहराने की बजाय सहजता से स्वीकार कीजिए और अगला दिन बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविकास की राह पर धैर्य, सहनशीलता और आत्मकरुणा बेहद जरूरी है। इंसान गलतियां करेगा, पीछे भी हटेगा, लेकिन अगर वो खुद से नफरत नहीं करता और कोशिश जारी रखता है तो वह धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदल सकता है।
लेखक एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। एक साथ बहुत कुछ बदलने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और यह मानकर चलें कि कभी कभी असफलता भी होगी। यही इंसानी स्वभाव है और इसे समझकर ही कोई व्यक्ति समय की कला को सीख सकता है। चैप्टर 7 कंट्रोलिंग द माइंड, मन पर नियंत्रण। इस अध्याय में लेखक मनुष्य के मन की शक्ति और उसकी कमजोरी दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि हम अपने समय का बेहतर उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लें। मन बहुत चंचल होता है। वह अक्सर या तो अतीत की चिंताओं में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते। हमारा शरीर किसी काम में लगा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है। यही वह बिंदु है जहां समय बर्बाद होना शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि अपने समय को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि हम मन को प्रशिक्षित करें, ताकि वह एक समय में एक ही बात पर केंद्रित रह सके। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन इसे लगातार प्रयास से संभव बनाया जा सकता है। वे एक सरल तरीका सुझाते हैं। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालें जब आप जानबूझकर किसी एक विचार या विषय पर ध्यान केंद्रित करें। यह विचार कोई किताब हो सकती है, कोई समस्या या आपका खुद का जीवन अनुभव। जब मन भटके तो उसे प्यार से उसी विषय पर वापस लाएं। यह कोई ध्यान योग नहीं है, बल्कि सोचने की आदत को जागरूक रूप से विकसित करने का प्रयास है। लेखक इसे थिंकिंग एज अ डिलिबरेट एक्ट कहते हैं, यानी सोच को एक सक्रिय अभ्यास बनाना, न कि सिर्फ मन में आने जाने वाले विचारों को देखना। जब आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करते हैं तो आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। आप छोटे समय में भी गहरी समझ और आत्मनिरीक्षण की स्थिति में पहुंच सकते हैं, और यही मानसिक अनुशासन आपको अपने दिन के बाकी समय में भी अधिक प्रभावी और जागरूक बनाता है। इस अध्याय का सार यह है कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, बल्कि जीवन की दिशा को भी स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। चैप्टर 8 द रिफ्लेक्टिव मूड, चिंतन की आदत। इस अध्याय में लेखक हमें चिंतन यानी सोचने और आत्मनिरीक्षण करने की आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि व्यस्त दिनचर्या और भाग दौड़ भरे जीवन में हम केवल काम करते हैं, लेकिन अपने काम, जीवन या व्यवहार पर विचार करने का समय नहीं निकालते। यही वजह है कि जीवन में अक्सर खालीपन और असंतोष महसूस होता है। लेखक कहते हैं कि दिन में थोड़ा सा समय निकालकर हम अपने विचारों, अनुभवों और जीवन की दिशा पर शांत मन से सोच सकते हैं। यह चिंतन की स्थिति न सिर्फ हमारी सोच को गहरा बनाती है, बल्कि हमें खुद से जोड़ती है। इस तरह का सोच कोई बड़ा दर्शन या कठिन विषय नहीं होना चाहिए, बस ईमानदार आत्मवार्ता होनी चाहिए। वे इसे आत्मा की बात, आत्मा से होने वाली बातचीत कहते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? मेरे काम का उद्देश्य क्या है? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं? चिंतन की यह प्रक्रिया कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह भीतर से उभरने वाली एक सच्ची खोज है। यह हमें सतह से उठाकर गहराई में ले जाती है। लेखक कहते हैं कि हम चिंतन करते हुए जीवन की घटनाओं को बेहतर समझते हैं और खुद को उस जीवन के अनुरूप ढालना शुरू करते हैं जिसे हम सच में चाहते हैं। यह अभ्यास हमें शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। हम औरों से कम प्रभावित होते हैं और अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्टता पाते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि चिंतन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक आनंददायक स्थिति है, एक ऐसा क्षण जिसमें हम व्यस्तता से निकलकर खुद से मिलते हैं। और जब हम खुद से मिलना सीख जाते हैं तो जीवन में संतुलन, उद्देश्य और संतोष अपने आप आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे किताब की चैप्टर वाइज हिंदी समरी। अगर आप इस किताब से कुछ भी सीख पाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, इन्हें जिंदा दिली से जिएं। धन्यवाद।